तो आज की कहानी एक ऐसे बाप की है जिसकी बेटी को कुछ गुंडे उठाकर ले जाते हैं और फिर बाद में वो अपना वह रूप दिखाता है जिसे देखकर दुनिया की रूह कांप जाती है। एक बाप अपनी बेटी के लिए किन हदों को पार कर सकता है, यह आज हम जानेंगे। बात हो रही है मिल्स नाम के शख्स की, जो पहले मरीन में था और फिर FBI में, अब रिटायर लाइफ जी रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सब कुछ मुकम्मल हो हमेशा आपकी जिंदगी में। कुछ ऐसा ही मिल्स के साथ हो रहा है। वह एकदम अकेला हो चुका है। हाँ, उसकी एक बेटी है, पर वह अपनी माँ के साथ रहती है, जो कि अपने नए और अमीर पति के साथ रहती है। दरअसल सालों पहले मिल्स का डिवोर्स हो चुका है। इसके बाद उसकी बेटी की कस्टडी उसकी वाइफ को मिल गई, क्योंकि वो उसकी लाइफ को अफोर्ड कर सकती थी, ना कि मिल्स। तो आज कैटी का जन्मदिन है और इसीलिए वो उसके लिए उपहार लेकर जाता है अपनी एक्स वाइफ कोली के घर पर, जहाँ शहर के कुछ बहुत ही अमीर लोग आए हुए हैं, जिन्हें देखते हुए कोली फिर से मिल्स को जलील करती है, उसे ये कहकर कि उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए, उसकी औकात के बाहर यह पार्टी। पर मिल्स कुछ नहीं कहता। इतने में वहाँ कैटी आ गई, जो अपने पिता को देखकर बहुत खुश हुई। जब उसने अपना तोहफा उसे दिया तो फिर और ज्यादा वह खुश हो गई। लेकिन इतने में वहाँ जॉन आ गया, कोली का दूसरा पति, जो कैटी के लिए एक महंगा घोड़ा लेकर आया था, जिसे पाकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। यहाँ भी पैसा जीत गया और मोहब्बत हार गई। अब मिल्स के पास दूर खड़े रहकर देखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए वो वहीं खड़ा रहता है। कुछ देर के बाद जब किसी ने उसे पानी तक नहीं पूछा तो वह वापस आ गया और घर आकर उसे कुछ मरीन के टाइम के दोस्त मिलने आते हैं, जिसमें से एक ने उसे कहा कि उसके पास उसके लिए एक काम है, क्या वह करेगा। दरअसल 2 दिन बाद एक सिंगर आने वाली है, जिसकी सिक्योरिटी का काम मुझे मिला है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उसके पर्सनल गार्ड बनो, क्योंकि तुमसे बेहतर यह काम कोई नहीं कर सकता है। इसके अच्छे पैसे भी मिलेंगे तुम्हें। अब मिल्स मान जाता है। फिर हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर वह सिंगर आई हुई है। मिल्स उसकी सुरक्षा में तैनात है, लेकिन जब वो वैनिटी में थी, अकेला पाकर मिल्स उसे बताता है कि उसकी बेटी भी सिंगर बनना चाहती है। तो क्या आप कोई उसे एडवाइस देंगे जो मैं उसे बता सकूं? वो सिंगर ने कहा कि उससे कह देना कि सपने देखना छोड़ दे, क्योंकि यह हर किसी के बस की बात नहीं है। अब मिल्स को उसका जवाब सुनकर बुरा लगता है, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। इतने में उसके पास उसकी बेटी का कॉल आता है, जो उसे कल डिनर पर आने के लिए इनवाइट कर रही थी। लेकिन इतनी ही देर में बाहर भगदड़ मच जाती है। सारा के फैंस उसे मिलने के लिए बैरिकेड को तोड़ देते हैं, जो देख वो बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन सही मौके पर मिल्स आ गया, उसे लेकर कार की तरफ भागा। लेकिन इतने में उसका सामना एक चाकू लिए हुए आदमी से होता है, जो सारा पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। पर मिल्स के लिए ये सब बाएं हाथ का खेल था। वो उसे चंद ही सेकंड में धराशाही कर देता और फिर सारा को सेफली वहां से निकाल लेता है। लेकिन इस चीज से वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुई थी, क्योंकि अगर वह नहीं होता तो ना जाने आज उसके साथ क्या होता। इसीलिए होटल में जाकर उसने उसे अपनी कोच का कार्ड दिया और कहा कि अगर उसकी बेटी के अंदर टैलेंट होगा तो वह ऊपर आने से उसे कोई रोक नहीं सकता। इतना कहने के बाद उसने अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी। उसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अगले दिन मिल्स खाने पर अपने परिवार से मिलने जाता है। वहां जाकर उसे पता चला कि वो लोग एक कंसल्टेशन पेपर पर साइन करवाना चाहते हैं उससे। दरअसल कैटी यूरोप जाना चाहती है अपने दोस्तों के साथ, पर जब मिल्स ने यूरोप का नाम सुना तो उसके चेहरे के हाव भाव ही बदल गए और इसीलिए उसने कहा कि उसे थोड़ा समय चाहिए। पर कैटी को लगा कि उसके पिता ना कह रहे हैं, इसीलिए वो रोते हुए वहां से चली जाती है। अब अगले दिन मिल्स वापस आया और इस बार वह साइन करके लाया था, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसकी बेटी नाराज हो या फिर उसे बुरा लगे। जब इस बारे में कैटी को पता लगा तो वो बहुत खुश हुई। उसके डैड ने साइन कर दिया है, अब वो घूमने जा सकती है। लेकिन जब मिल्स ने उसके सामानों में यूरोप का मैप देखा तो उसमें कई सारी कंट्रीज पर मार्क लगे हुए थे, जिससे वो समझ जाता है कि उन लोगों का प्लान सिर्फ पेरिस घूमने का नहीं था। इस बारे में उसने कोली से भी बात की तो उसने बताया कि एक पॉप स्टार है, उसका यूरोप टूर है, उसे ये देखने के लिए वह लोग जा रहे हैं। अब तुम घबराओ मत, तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है, अपने आप को वो संभाल लेगी। अब यहाँ मिल्स भी समझदारी दिखाता है कि आखिर कब तक वो अपनी बेटी को रोकेगा, इसीलिए वह मान जाता है और फिर दोनों उसे गुड बाय कह देते हैं और निकल जाते हैं अपने सफर पर। पेरिस पहुंचने पर इन दोनों लड़कियों को एक हैंडसम बंदा मिलता है, जो इनके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। अमांडा को वो लड़का बहुत पसंद आता है, इसीलिए वो उसके साथ कैब शेयर करने को मान जाती है। पीटर उन्हें उनके होटल के बाहर छोड़ देता है, पर जाने से पहले वह उनसे कहता है कि आज रात एक पार्टी होने वाली है, अगर तुम्हें आना है तो आ सकती हो। इसके लिए वह मान भी जाती है। ऊपर जाने पर कैटी ने उससे पूछा कि उसका कजन कहाँ है। तब उसने कहा कि वो लोग स्पेन में है,
अभी 2 दिन के लिए हम दोनों अकेले, इसीलिए एंजॉय द ट्रिप। तो वहीं नीचे पीटर को हम देखते हैं जो किसी को कॉल करके बताता है कि शहर में 2 लड़कियां आए हैं जिनकी उम्र 18 से कम है। यहाँ से कहानी अब करवट लेने वाली है, लेकिन जब आंख खुलेगी तो हमें पता चलेगा कि आखिर मिल्स क्या चीज है। दोनों खूब पार्टी करते हैं, पर वहाँ मिल्स बार बार कैटी को फोन करता रहता है क्योंकि उसे पूछना था कि क्या वह पहुंची कि नहीं। लेकिन म्यूजिक इतना लाउड था कि फोन रिंग की आवाज आ ही नहीं रही थी। कुछ देर बाद कैटी ने फोन उठाया, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके रूम में 2 अनजान लोग घुस गए हैं जो अमांडा को जबरदस्ती उठाकर कहीं ले जा रहे हैं। ये सब वो मिल्स को बताना शुरू करती है। तब मिल्स उसे शांत रहने की सलाह देता है और बताता है, जाकर बेड के नीचे छुप जाओ। अगर वह तुम्हें पकड़ने के लिए आए तो मुझे बताना कि उनका हुलिया कैसा है। अब वह मान गई और फिर फोन को ऑन ही रखा। इधर मिल्स भी रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है ताकि वह बाद में उसकी बताई हुई चीजों को सही से इस्तेमाल कर सके। कुछ ही देर बाद रूम में वो दोनों लोग आते हैं और तो कैटी अपने पिता को सब कुछ बताना शुरू करती है, लेकिन इतने में लोग कैटी को खींच लेते हैं और ले जाने लगते हैं। उन्होंने उसका फोन भी उठा लिया था। तब मिल्स उनसे बस 2 ही लाइन कहता है कि याद रखना, मैं एक रिटायर मरीन के साथ एक रिटायर FBI एजेंट भी हूँ। अगर मेरी बेटी को हल्की सी भी खरोच आए और कुछ करने का सोचा तुम लोगों ने, तो तुम्हारे साथ तुम्हारी आने वाली नस्लों को भी मैं मार दूंगा। पर सामने वाला इतना कहकर फोन काट देता है, जो करना है वो कर लो। तो दोस्तों अब आग लगने वाली है, बस देखते जाएं कि आगे क्या होता है। फोन कट होने के बाद मिल्स ने अपने दोस्तों को फोन मिला दिया और उन्होंने मिल्स को पूरा आश्वासन दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसकी हर काम में मदद करेंगे, बस वो उसे वो रिकॉर्डिंग भेज दे। इसके बाद अब मिल्स पेरिस के लिए निकल पड़ता है। जाने से पहले वो कोली के हस्बैंड से मिलता है और उससे पूछता है क्या उसकी किसी से दुश्मनी थी, पर वो इनकार करता है, जिसका ये साफ मतलब था कि ये दुश्मनी की बात तो नहीं है बल्कि कुछ और ही केस है। इतने में उसके पास उसके दोस्त का कॉल आया जिसने बताया कि उसके बोलने के अंदाज से लग रहा है कि वह लोग अल्बानिया के होंगे। मैंने अपने लोगों से पता लगवाया तो पता चला कि पेरिस में एक ग्रुप है जो लड़कियों को उठाकर उन्हें रशिया भेज देता है, जहां से वो लोग उन्हें भेज देते। लेकिन अब बस तुम्हारे पास 90 घंटे हैं, वरना उसके बाद कैटी को कहां भेज देंगे हमें नहीं पता। मिल्स जल्दी पेरिस पहुंचता है और उसी होटल में गया जहां पर वो दोनों रुके हुए थे। वहां उसे कैटी का टूटा हुआ फोन भी मिलता है, जिसमें से मेमोरी कार्ड निकाली तो उसमें क्लिक की गई फोटो को देखा तो उसे वही एयरपोर्ट वाली फोटो मिली जो पीटर ने खींची थी। और उसकी इतनी बुरी किस्मत थी कि उसका चेहरा एक पीछे ग्लास पर नजर आ गया, जिसकी बदौलत मिल्स ने उसे चंद ही मिनटों में पकड़ लिया, क्योंकि वो उसी एयरपोर्ट पर आए अपने नए शिकार की तलाश में था। मिल्स ने जब उसे धर दबोचा और एक और साथी उसका वहां आ गया, जिसे मारने के चक्कर में पीटर वहां से भाग निकलता है। मिल्स उसके पीछे भागा, लेकिन खुद की जान बचाने के चक्कर में पीटर खुद की ही गलती से मारा जाता है एक ट्रक के सामने आकर। यानी कि एक चाबी थी मिल्स के पास कैटी को पता लगाने की, और वह भी अब खो चुकी है। अब उसे कुछ नया उपाय ढूंढना होगा। इतने में उसकी मुलाकात उसके दोस्त एक पुराने साथी से होती है, जो उसे बताता है कि यहाँ पर जो अल्बानियन ग्रुप है वो लोग अपनी लड़कियों को एक खास जगह पर काम करवाते हैं। अगर तुम वहाँ जाओ तो शायद कुछ सुराग मिल जाए, लेकिन उसका बॉस बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए कुछ भी करना तो संभल कर करना। अब मिल्स अपनी सारी हदों को पार करने वाला है। उसे किसी भी हाल में बस अपनी बेटी चाहिए। वो एक कार रेंट पर लेने के बाद उस ट्रांसलेटर को हायर करता है और फिर उसके साथ रेड लाइट एरिया पर जाता है, जहाँ पर वैश्या के पास जाकर वह टाइम पास करने लगता है। और ये देख एक आदमी सुनाने लग गया कि तू यहाँ पर टाइम पास क्यों कर रहा है, चल पैसे दे और निकल जा। मिल्स उसे पैसे देता है और इसी बहाने वो उसके जैकेट पर एक माइक्रोफोन लगा देता है। दरअसल वो उसी ग्रुप का आदमी था और उसे यहाँ पर चारों तरफ फैले हुए हैं, इसीलिए उसने ये जानबूझकर किया। अब कार में आने पर वो उनकी सारी बातें उस ट्रांसलेटर को सुनाता है और कहता है कि जो कुछ भी यह बोल रहे हैं वो उसे इंग्लिश में समझाएं। बातों ही बातों में पता चला कि वो लोग पास वाले एक अबैंडन्ड कंस्ट्रक्शन साइट पर सारी लड़कियों को रखते हो सकता है कि वह दोनों भी वहीं हो। यह मिल्स के लिए एक अच्छी लीड थी, इसीलिए वह बिना वक्त जाया किए उस साइट पर पहुंचा। हालांकि वह अकेला था, हो सकता है कि उसकी जान भी चली जाए, लेकिन उसे खुद पर भरोसा था कि वो किसी से भी लड़ सकता है। और यही एक सिपाही की पहचान होती है। उस जगह पर मौजूद हर कमरे में कोई ना कोई लड़की थी जिसे धंधा करवाया जा रहा था, और ऐसे ही कमरे में उसे अपनी बेटी की जैकेट मिलती है, जो देख वो फौरन अंदर घुसा। पर यह कैटी नहीं थी, लेकिन मिल्स उसे उस जैकेट के बारे में पूछता है, यह उसे कहाँ से मिली। पर उसने इतना गहरा नशा किया था कि वो कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। इतने में वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं, लेकिन मिल्स के लिए कोई नई बात नहीं है।
वो एक एक करके सभी को मार डालता है और फिर उस लड़की को लेकर भागने लगा। हालांकि अल्बानियन उसे बहुत देर तक उसका पीछा करते हैं लेकिन पकड़ नहीं पाते। होटल में लाने पर उसने उस लड़की का इलाज शुरू किया कि होश पे आने पर वह बता सके कि वह जैकेट उसे कहां से मिली। तभी उसके पास जिन का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए बुला रहा था। पर मिल्स समझ गया कि शहर के बड़े लोगों को मिर्ची लग गई है। उसे अच्छे से पता है कि अगर वो उससे मिलने जाएगा तो पुलिस उसे पकड़ लेगी, इसीलिए वो दूर से उससे बात करता है। जब जिन उसे बता रहा था कि जो कुछ भी तुमने कल रात किया उससे पूरी शहर में अफरा तफरी मच गई है, पर तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें डिपोर्ट करवा दूंगा, इसीलिए अभी खुद को सरेंडर कर दो। उधर पुलिस वाले मिल्स के फोन को ट्रैक कर रहे थे। वो जल्दी ही उसके पास पहुंच जाते हैं, पर उन्हें वहां सिर्फ वकी टॉकी ही मिलता है। जिन तो असल में दूर खड़ा था, यानी कि उसका पोपट बना दिया गया। अब होटल वापस आने पर वह देखता है कि उस लड़की को होश आ चुका है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं है उस जैकेट के बारे में, सिवाय बस इसके कि जहां ये जैकेट उसे मिला था उसके घर का दरवाजा लाल रंग का था, जिसके बाहर फ्रेंच में कुछ लिखा था। इतना तो मिल्स के लिए काफी था। उसने जल्द ही उस घर को ढूंढ लिया, पर अंदर जाने के लिए उसे एक नकली पुलिस वाला बनना पड़ा। वो खुद जिन ही बनकर जाता है और ऐसा दिखाता है जैसे वो उनसे वसूली करने आए हैं। कोई भी उसकी पर्सनैलिटी को देखकर शक नहीं करता। ऊपर जाने पर उसे कुछ वहाँ लोग बैठे हुए मिलते हैं जिनके हाथों को वह बड़ी ही गौर से देखता है। और दरअसल आखिरी बार जब कैटी की उससे बात हुई थी तो उसने कहा था कि उन दो लोगों में से एक के हाथ पर टैटू है, जो वहीं बैठे हुए एक आदमी के हाथ में था, जिससे मिल्स पैसे मांगता है। हालांकि थोड़ी झड़प होती है, फिर बाद में वो उसे पैसे दे देता है, क्योंकि बिना पुलिस के जाने इतना बड़ा कारोबार चलाना मुश्किल था। पर मिल्स तो किसी और काम के लिए आया था। उसने उसे एक नोट दिया और कहा कि इसे पढ़कर बताओ कि इसमें क्या लिखा है। वो शख्स पढ़ने लगता है। तब मिल्स ने जब उसका एक्सेंट सुना तो उसे पूरा यकीन हो गया कि यही वो आदमी है जो कैटी को उठाकर ले गया। अब उसने इम्प्रेसिव अंदाज में कहा कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ? मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। इतना कहते ही वह एक एक करके सभी को मार डालता और फिर मिलर को लेकर आता है एक खुफिया अड्डे पर, जहां वो उसे खूब टॉर्चर करता, जिसके दर्द में आकर वह उसे बता ही देता है कि आखिर उसकी बेटी कहाँ मिलेगी। ये पता उसके बॉस का था, जिसका नाम सेंट क्लियर होता है, जिसने एक आलीशान पार्टी दी हुई थी। इसीलिए अब मिल्स उसी पार्टी में गया और कुछ ही देर में उसे समझ आ गया कि यहाँ पर लड़कियों की बोली लग रही है, जिसे खरीदने के लिए शहर के बड़े बड़े लोग आते हैं। इसीलिए वो एक वेटर के कपड़े पहनकर उसी रूम में गया। एक खरीदार के सर पर बंदूक तानकर कहा कि इस लड़की को खरीदो। दरअसल वो कैटी ही थी जिसे सबसे ज्यादा दामों में खरीदा गया था। पर ज्यादा देर मिल्स खुद को बचा नहीं पाता, क्योंकि बाहर निकलते ही सेंट के लोग उसे पकड़ लेते हैं और बेसमेंट में ले जाकर खूब मारते हैं। तब हम सेंट को देख पाते हैं, जो उससे कहता है कि मेरे लिए सिर्फ ये धंधा है, इसीलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसके पिता हो या फिर पति। पर उसके जाते ही मिल्स सभी को पीट डालता है और सीधा पहुंचता है सेंट के पास, जो उसे देखकर हैरान था कि आखिर वो फ्री कैसे हो गया। मिल्स उसे समझाता है कि आज के बाद तुझे फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब तू यहाँ पर नहीं ऊपर मिलेगा। इतना कहते ही वो उसे शूट करके मार डालता है और भागते हुए बाहर आता है। दरअसल सारी लड़कियों को शिप में बैठाकर इजिप्ट ले जाया जा रहा है। ऐसा मरने से पहले उन गुंडों ने उसे बताया था। इसीलिए अब मिल्स कार को फुल स्पीड पर करता और जैसे ही शिप उसके करीब आती है उस पर जंप कर जाता है। इधर नीचे शिप में हम देख पाते हैं कि कैसे बंधी हुई लड़कियों को अलग अलग रूम में भेजा जा रहा है, जिसमें अमांडा भी थी, लेकिन उसकी हालत अब मरने जैसी हो चुकी है। पर कैटी अभी भी ठीक थी, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, इसीलिए मिल के पास समय कम है। अंदर घुसते ही वो एक एक करके सभी को मौत के घाट उतारना शुरू करता है, क्योंकि उसने वो सब देखा इन बीती दिनों में, जो कि एक लड़की के लिए बहुत ही दर्दनाक है। वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी के साथ भी वह सब हो। अब एक एक कमरे में वह गया और हर कमरे को शमशान घाट बना दिया। देन आखिर में जब वह सबसे बड़े वाले रूम में घुसा तो वहाँ कैटी को एक बूढ़े अमीर आदमी ने पकड़ा हुआ था। उसने कैटी के गले में चाकू लगाया और धमकी दे रहा है कि अगर वह एक भी कदम आगे बढ़ाएगा तो वह उसे मार देगा। पर मिल्स अब वक्त जाया नहीं करना चाहता। उसने सीधा ही उसे हेडशॉट दिया और अपनी बेटी को लेकर निकल गया। जो उसने वादा किया था वो उसे पूरा कर दिया। पर अमांडा वो बेचारी मारी गई। वापस अमेरिका आने पर कोली अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती है और मिल्स को गले से लगा लेती है, क्योंकि उसे पता है कि यह सब कुछ मिल्स की वजह से हुआ है। पैसा होकर भी वो कुछ नहीं कर पाए। उस और उसके पति जिसके पास बेशुमार पैसा था, लेकिन वह फिर भी कुछ नहीं कर पाया। एक जिगरे वाले इंसान ने लाशों का ढेर लगा दिया और कुछ दिन बाद मिल्स कैटी को लेकर एक शख्स से मिलने जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि सारा थी।
वही सिंगर जिसे देखकर वह बेहद खुश हुई, और कहानी इसी के साथ खत्म हो जाती है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।